तो देखिए महत्वपूर्ण डेरिवेशन हम लोग करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, और चैप्टर 2 से हम आपको कराएंगे ये 4 प्रश्न। 4 में से चारों इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से मैं बता दूंगा कौन ज्यादा पूछा जाता है कौन कम पूछा जाता है, लेकिन है तो चारों इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात यह है कि कोई मतलब जल्दी बहुत बार पूछा गया है, कोई 5 बार पूछा गया, कोई 3 बार पूछा गया है, तो सब पूछा हुआ, सब इंपॉर्टेंट है और सब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक सभी डेरिवेशन को सीखना, बहुत आसान है, सेकेंडों में आप लोग कर लोगे। जिसमें सबसे पहला डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने क्या है, क्वेश्चन ये है कि छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक स्थापित कीजिए। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। तीसरा क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये वैसे तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना, पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पे, किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? कोई वैद्युत द्विध्रुव है यह आपके सामने? मैं थोड़ा सा रंगीन और बढ़िया से बनाऊं। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस प्लस प्लस, अरे यार ये क्या बना रहा हूं, माइनस है, ये प्लस है, ये वैद्युत द्विध्रुव है Q। इसके बीच की दूरी 2L है। 2L का मतलब ये होता है, ठीक है, इसके मध्य से आधा दूरी ये L है और इसके मध्य से आधा दूरी ये L है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है P, जिसे हम लोग कहते हैं अच्छी बिंदु, अच्छी स्थिति। इस अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का मान बताइए क्या होता है? स्थिति, इस अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का मान बताइए क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, काफी लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा, मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं, काफी लोग कंफ्यूज हैं। नंबर 1 ये बताना कि V इज इक्वल टू के, मतलब के छोड़ो, मैं वो पूरा लिखता हूं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब होगा, या V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r स्क्वायर होगा। मैंने क्लास में बताया था, बताना जरा, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा? पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था, के 2p अपान r क्यूब, ये है के p अपान r स्क्वायर। कौन सा सही होगा बताओ? पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा? बताओ, पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा? हाँ बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो इसमें से कुछ लोग बता रहे हैं कि सर दूसरा वाला सही होगा, कुछ लोग पहला वाला सही होगा। देखो भाई, मैंने आपको बताया था ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान नहीं होता, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E का मान होता है। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E का मान होता है, अब वैद्युत विभव का मान ये होता है। तो दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला नहीं। इसीलिए मैंने वहां पे डेरिवेशन नहीं कराया था, क्योंकि मुझे पता था कि आते समय तक भूल जाते हो। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, किस तरह से निकालेंगे, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, ये वैद्युत विभव का मान है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या सही हो जाएगा बताओ? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिगर तो पहले जैसा है, कुछ लोगों का ये कहना है सर फिगर तो पहले जैसा है ना। तो बात ऐसा है कि फिगर पहले जैसा हो चाहे दूसरे जैसा हो, इसमें ये सिस्टम ये होता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव की तरह ही रहेगा,
जैसे चेहरा तो सबका एक ही तरह होता है, आपका भी चेहरा जैसा है। और जो अजमल कसाब था, जो कि मुंबई में आतंकी हमला किया था, उसका भी चेहरा एक जैसा था, लेकिन उसने आतंकी हमला किया। आप तो नहीं करोगे ना, आप तो देशभक्त हो ना। तो बात वही होती है, भले ही फिगर वैसा ही हो, लेकिन यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र नहीं, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, है ना। तो फिगर से नहीं मतलब, अगर हम फिगर में पी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान, पी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी अपान आर क्यूब होगा। ये फार्मूला होगा। समझ में आया? बात समझ में आई सभी को? अब हमें इसको प्रूव करना है, दूसरे वाले को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। आ गया बात समझ में? हमें इसे प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। बहुत आसान है, ये वैद्युत विभव का मान है। ठीक है, अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? हम फिर वही मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ना? यहाँ पे -q, ये +q, इसका मध्य बिंदु O है, O से है ये r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जैसे वो प्रूफ हुआ था उसी तरह से ये भी प्रूफ होगा। इस r दूरी बिंदु P पे हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और इस ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2l है ना। तो यानी आधी लंबाई l पड़ेगा और आधी लंबाई ये l पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका A, ये है आपका, एक मिनट में ABCD दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये है आपका A, यह है आपका B। ठीक है, और ये P बिंदु पे हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए के कारण, यानी बिंदु ए के कारण पी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। यानी यहां पे लिखेंगे हम लोग -q आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। क्या हो जाएगा भाई? विभव का फार्मूला मैंने बता रखा था आपको, विभव V1, इसको कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपान r अपान, देखो r नहीं होगा, a से लेके p तक की दूरी AP, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहां पे निकालेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो ये V2 हो जाएगा। V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q अपान BP। सर BP क्यों? क्योंकि B से P तक की दूरी। ठीक है, सेम चीजें हैं एकदम। BP क्यों? क्योंकि B से P तक की दूरी। अगर हम कह दें AP BP का मान निकालो यहां से, तो क्या होगा बताओ? इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अगर हम कह दें AP BP का मान ज्ञात करना, तो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? A से लेकर P तक की दूरी L + R हो जाएगा। A से लेकर P तक की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? L + R हो जाएगा। L, ये लंबाई L + R। अब BP की दूरी क्या हो जाएगी बताओ? इस L की लंबाई में से, L में से यह दूरी स्मॉल r, सॉरी यहाँ पे R में से L घटा देंगे, ये R + L हो जाएगा, ये R - L हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है। AP BP का मान कैसे लिख दिया सर आपने? मैं कहूंगा बाबू एकदम आसान तरीके से लिखा, A से लेकर P तक की दूरी मैंने लिखा।
ए से पी जो ब्लिंक कर रहा है ये दूरी लिखा मैंने। देखो ये बी से ओ तक की दूरी आर है और ये दूरी यल है। मतलब देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, दोनों ध्यान देना यहाँ पे, ये ध्यान देना। देखो ये तो दूरी आर हो गया और ये दूरी जो है यल हो गया, तो आर प्लस यल हो जाएगा, है ना, आर प्लस यल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बीपी की दूरी क्या हो जाएगा, बीपी की दूरी क्या हो जाएगा बताओ। बीपी की दूरी देखो, ये बीपी की दूरी, बी से लेके पी तक की दूरी क्या होगा, ये दूरी पूरा क्या है आपका, एक मिनट ध्यान देना, ये दूरी आपका आर है और इसमें से ये वाली दूरी हम घटा देंगे, यल, क्या हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल दूरी है, ये दोनों निकाल लिया आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1-2 में लिखने आए यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 में एपी बीपी का मान रखने, एपी बीपी का मान रखने क्या हो जाएगा, एपी बीपी का मान रखोगे तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा बताओ, समीकरण 1 में रखोगे तो इसका मान V1 है और V1 का मान क्या हो जाएगा बताओ, V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा भाई, V1 का मान 1/4 पाई, 1/4 पाई अपसालन नॉट माइनस क्यू, एपी का वैल्यू आर प्लस यल हो जाएगा। और V2 का मान क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई अपसालन नॉट क्यू अपान आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, अब कुल विभव ज्ञात करेंगे। कुल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 जोड़ देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 जोड़ देंगे, कुल विभव आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू जब V1 का वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई अपसालन नॉट माइनस क्यू अपान आर प्लस यल हो जाएगा, प्लस करेंगे 1/4 पाई अपसालन नॉट प्लस क्यू अपान आर यल हो जाएगा। बात दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ऐसे हो जाए। देखो भाई हमारे पास दो लोग कटुआ है, कटुआ का मतलब दो लोग कॉमन है, एक तो ये है और एक ये और ये और ये दोनों में है, इन सभी को कॉमन कर लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा, ध्यान देना क्या बचेगा, तो v का वैल्यू अगर कॉमन करेंगे तो क्या 1/4 पाई अपसालन नॉट, यहाँ पे q को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा यहाँ पे 1/r माइनस यल हो जाएगा, माइनस 1/r प्लस यल हो जाएगा। ठीक है ना, तो v का वैल्यू फिर से आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, q/4 पाई अपसालन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा r प्लस यल माइनस r माइनस यल, ठीक है ना, अपान r, देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस यल और r प्लस यल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ए आर माइनस यल आर प्लस यल, ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, है ना, है ना, आर माइनस यल आर प्लस यल, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लगाओ आके फार्मूला, तो क्या हो जाएगा v का वैल्यू, यहाँ का v का वैल्यू क्या हो जाएगा, q/4 पाई अपसालन नॉट, तो यही रहेगा। ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर r प्लस यल माइनस जो है ये माइनस खुलेगा खाता, ऊपर क्या है r प्लस यल और एक मिनट माइनस r माइनस यल है, r माइनस यल है, ठीक है, अपान ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखो भाई बहुत आसान बात है, एकदम पीछे से चलते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q/4 पाई अपसालन नॉट, देखो यहां से r प्लस यल माइनस r प्लस यल, ये करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखो बहुत आसानी से काम हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, v का वैल्यू q/4 पाई अपसालन नॉट, देखो यहाँ पे
2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, q अपान 4 पाई अपसालन नॉट 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। आप लोग जानते हो कि ये आर का वैल्यू ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, आर का वैल्यू बहुत ही अधिक होता है यल से, इसलिए हम लोग आर को बड़ा मानते हैं, यल को जीरो मानते हैं, यल को निगलेक्ट मान के क्या कर देते हैं, निगलेक्ट मान के जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहां से v का वैल्यू क्या हो जाता है, v का वैल्यू हो जाता है q अपान 4 पाई अपसालन नॉट 2l अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो भाई, v का वैल्यू पूरा निकालोगे, q इंटू 2l अपान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई अपसालन नॉट q इंटू 2l अपान आर स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि q इंटू 2l का वैल्यू p के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, v इज इक्वल टू वही लिख सकते हैं जो कि लिखना है मुझे, 1 अपान 4 पाई अपसालन नॉट p अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे पूरा का पूरा प्रूफ कर, ठीक है, ये आपका पहला प्रूफ हो गया ना। यल का मान 0 ले लेते हैं, ऊपर वाले यल का नहीं, नीचे वाला यल का, है ना। ये होता है पूरा प्रूफ, एकदम आसान था, कुछ नहीं था इसमें। हाँ, ये माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2l बचेगा। आया समझ में सभी लोगों को, बताओ कहां पे कुछ गलत बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं सर एपी स्क्वायर होगा, बाबू विभव का फार्मूला पढ़ लो पहले, विभव v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई अपसाइलन नॉट q अपान आर होता है ना, वी स्क्वायर नहीं होता, माइनस प्लस हो जाएगा। कहां पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला होता है जो कि बचपन में पढ़ाया जाता है, जब आप लोग गोली खिलते हो, आंखें लड़ाते हो, तब ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। आ गया समझ में ना, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। ठीक है, एकदम आसान है, सभी को आ गया, चलो अच्छी बात है, आना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे नए होंगे जो डायरेक्ट चैप्टर 2 पढ़ रहे होंगे, उनको थोड़ा मोड़ा क्लियर, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जो बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मुझे पता है ना। अब चलिए दूसरा दूसरा हम लोग डेरिवेशन करते हैं, दूसरा वाला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, है ना। दूसरा वाला करते हैं, देखो Q इंटू 2l इज इक्वल टू पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है, KP अपान आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल V इज इक्वल टू KP अपान आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसी में एक और होता है, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था जो कि पूछा जाता है, इसी कैटेगरी का है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये तो अच्छी स्थिति में मैंने निकाला, है ना, ये तो हमने जो निकाला ये तो अच्छी स्थिति में निकाला ना। अब निरक्षी स्थिति में निकालेंगे, किसमें, निरक्षी स्थिति में निकालेंगे, और निरक्षी स्थिति में निकालते हैं, है ना, निरक्षी स्थिति में। इसके लिए मैं फिर से वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूं, अब मुझे बताना सभी लोग, बताओ एक माइनस क्यू आवेश है या प्लस क्यू आवेश है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर यहां बिंदु पी स्थित है,
इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान बताना है। तो कौन बताएगा मुझे वैद्युत विभव का मान? वैद्युत विभव का मान दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि V इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब होगा। बताओ कौन सा सही होगा? हा? बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होगा इसमें? बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होगा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? बिल्कुल, एक या दो? एक या दो, ये बताओ पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, या फिर दोनों सही होगा? पहला सही होगा। पहला पहला पहला, बहुत बढ़िया। जो बी बता रहे हैं भाई, अगर भी के जहां या ई रहता तो बी वाला सही हो जाता है ना। भी के जहां पे ई रहता तो बी वाला भी सही हो जाता, लेकिन अफसोस यहाँ पे भी के जगह पे ई ना हो कि भी था, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है ना। ये मैंने क्लास में बताया था, रिवीजन हो गया। अब इसको भी प्रूव करेंगे कैसे होगा। तो देखो बहुत आसान है, फिर से वही मैं वैद्युत द्विध्रुव बनाता हूं। इसका मध्य बिंदु O है और इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है। ठीक है, इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सॉरी, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से त्रिभुज बना लेंगे। अच्छा जी, इसकी लंबाई क्या है? ये मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, अच्छा इसकी पूरी लंबाई जो है, इसकी पूरी लंबाई 2l है। इसकी पूरी लंबाई 2l है, लेकिन आधी लंबाई यहाँ पे l है और ये आधी लंबाई l है। ठीक है, ये आधी लंबाई l है और ये आधी लंबाई l है। हम्म हम्म। भैया जिसको लग रहा है कि सर दूसरा वाला सही होगा, भाई साहब जहां पढ़े थे चैप्टर 1 में, यहाँ पे ई था, वैद्युत क्षेत्र का मान होता है, न कि वैद्युत विभव का मान होता है। वैद्युत विभव का मान 0 होता है, बात समझे? सेकंड वाला सही नहीं, फर्स्ट वाला सही है, ध्यान से पढ़ा करो। वैद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, चलो यहां पे आते हैं। अच्छा जरा पाइथागोरस प्रमेय से हमें एपी बीपी का मान बता दो तो, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हमें जरा एपी बीपी का मान बताओ। पाइथागोरस प्रमेय से एपी और बीपी का मान बताओ। क्या होता है एपी और बीपी का मान? होगा क्या? एपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? हाँ, ए ओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, यही तो होगा पाइथागोरस प्रमेय। ओहो, कमेंट कर रहे हैं ओहो। भाई साहब यही तो होगा पाइथागोरस प्रमेय। एपी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? एपी स्क्वायर का वैल्यू क्या है भाई? एपी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, जिसका जरूरत पड़ेगा। एपी स्क्वायर, एओ का स्क्वायर का वैल्यू, एओ का स्क्वायर का वैल्यू, एल स्क्वायर सर क्यों निकाल रहे हो? थोड़ा सब्र करो, मैं बता रहा हूं क्यों निकाल रहा हूं। प्लस आर स्क्वायर हो जाए, तो यहां से एपी का वैल्यू क्या निकल के आएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसी तरह से हम बीपी का निकालेंगे। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? ओबी का स्क्वायर प्लस बी ओ पी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना, ओ ओपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर प्लस ओपी का वैल्यू क्या? आर स्क्वायर। बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दूरी लिखना था, इसका भी दूरी क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी दूरी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आसान बात है। हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बस गाना गाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं करने वाले हैं, गाना गाने वाले हैं। ये सब चीजें समझ में आ गई तो इन सभी चीजों को मैं जादुई तरीके से छोटा कर दूंगा। अरे भाई वाह, छोटा हो जाओ। जादुई तरीके से इन सभी चीजों को क्या करूंगा? छोटा कर दूंगा। ये जादू हम ही को आती है, आप लोग किसी चीज को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। देखो, ये मैंने छोटा कर दिया ना। अब हम लोग ज्ञात करेंगे माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव और प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे, है ना। माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव और प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव, है ना। और मैं एपी बीपी का मान को ठहराऊंगा। ओहो ये, अरे यार मोटा हो गया। एपी बीपी का मान को ठहरा दिया मैं। हाँ, दोनों मान सेम है तभी तो जीरो आता है। अब देखो, हम लोग माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव याद करेंगे। तो माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव क्या होगा? माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पे विभव क्या होगा बताओ? विभव v का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान इसके बीच की दूरी एपी। और हमें पता है एपी का मान, हम नहीं पूछेंगे किसी, इसको v1 मान लो भाई। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब यहां से एपी का वैल्यू रख दो। ये एपी का वैल्यू जो है मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं इससे हाइलाइटर से। देखो ये एपी का वैल्यू इसके यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पे हो जाएगा माइनस क्यू अपान एपी का वैल्यू यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? एपी का वैल्यू रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब V2 का वैल्यू ज्ञात करो। V2 का वैल्यू ज्ञात करो, क्या हो जाएगा? V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीपी हो जाए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू प्लस Q रहेगा और बीपी का वैल्यू भी रखो उठा के वहां से। यस, बीपी का वैल्यू उठाओ वहां से, कपार पे सर पे उठाओ और यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो भाई, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? बहुत आसानी से लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बाबू? यहां से लिख सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, V1 V2 का मान आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? कुल विभव। कुल विभव बिंदु P पे लिखना सभी लोग, बिंदु P पर कुल विभव। बिंदु P पर कुल विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों जोड़ेंगे। चलो V1 को जोड़ो, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ये लिखेंगे, V1 का वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। प्लस करेंगे, V2 का वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ोगे तो भाई ये माइनस है ये प्लस है, तो पूर्णतः V का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, जो कि आपको
प्रूव करना था। ये भाई माइनस क्यू है या प्लस क्यू, बाकी सब वैल्यू वही है, 0 हो जाएगा। प्लस ही है। हाँ ठीक है, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने जादुई शक्ति लगाया, इसको 0 किया, 3 स्टेप में ये डेरिवेशन हो गया, 0 हो गया है? ऐसा जादुई शक्ति लगाया कि अपने आप वो छोटा हो गया, अब 0 हो गया। अरे हमने क्या किया, एपी बीपी का वैल्यू यहां से उठा के रख दिया इसमें, क्योंकि ये माइनस क्यू है प्लस क्यू, पूरा वैल्यू तो सेम है, माइनस क्यू प्लस क्यू कट जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अगला डेरिवेशन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेरिवेशन। टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट डेरिवेशन पे, मुझे पता है कि आपको एक बार में समझ में आ गया, ठीक है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। शांति से इधर ध्यान दो, क्या शांति से इधर ध्यान दो, शांति से सभी लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इसको करो। भाई साहब आप लोग भूल रहे हो बहुत तेज, ये गलत बात है। एक बार मैं पढ़ा दिया था, इन सभी चीजों को बताया, फिर मैं डेरिवेशन करा रहा हूं। भाई साहब संचित ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूं, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D बता रहे हैं। भाई साहब ये गलत है, ये तो धारिता होती है, धारिता, धारिता होती, धारिता होती, ये तो धारिता होती है। वैद्युत ऊर्जा U इज इक्वल टू होता हाफ CV स्क्वायर होता है, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। एक किताब पन्ना पलटा करो, पढ़ाई किया करो, रिवीजन किया करो। मैंने एक शब्द बोला था आपको जब फर्स्ट क्लास ले रहा था कि रोज चैप्टर 1 से जितना पन्ने हैं सब पलटा करो, एक बार देखा करो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। रोज नहीं करोगे तो चीजें नहीं कर पाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। बात समझे? चलो हम बताते हैं आप कैसे करना है इसको। तो संचित ऊर्जा कितना होता, हाफ CV स्क्वायर होता, इसी को हमें प्रूव करना है, इसी को हमें प्रूव करना है। किसी समांतर प्लेट पर संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें यही प्राप्त करना है, इसी को हमें प्रूव करना है ना। ठीक है, इसी को प्रूव करना है आपको, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। देखो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है वह किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बात लिखना सभी लोग, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होता है, संचित ऊर्जा कोष्टक में स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा होता है, यह किया गया कार्य ही संचित होता है। ये जो संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है, चालक को आवेशित, ये जो ये बराबर होता है चालक, चालक को आवेशित, आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के, चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य के बराबर। यानी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य के बराबर होता है ना, किया गया कुल कार्य के बराबर होता। अच्छा जी, किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है आवेश इंटू औसत विभव के बराबर होता है। चालक को
आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, ये किसके बराबर होता है बताओ? चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, ये किसके बराबर होता है भाई? ये आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है, ये किसके बराबर होता है बताओ? किया गया कार्य जो होता है, ये किसके बराबर होता है? यह आवेश आवेश इंटू औसत विभव के बराबर होता है। औसत, औरत नहीं, औसत की बात में कर, विभव के बराबर, औसत विभव के बराबर, आवेश इंटू औसत विभव के बराबर। अब हम लोग मानेंगे, पहले दो बात मैंने बताया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को में संचित ऊर्जा कोष्टक में स्थितिज ऊर्जा जो होता है चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब पूरा स्टेटमेंट हो, ऊर्जा जो है चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है, के बराबर होता है। ये बराबर है ना। समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है कोष्टक में स्थित ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य या किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या सभी को? किया गया कार्य के बराबर होता है। अच्छा जी, अब हम लोग मानेंगे, माना, हाँ, माना एक चालक है जिस पर Q आवेश देने पर विभव भी हो जाता है, हो जाता है, विभव 0 से 0 से भी हो जाता है, हो जाता है ना। तो किया गया कार्य क्या होगा बताओ? किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा? आवेश इंटू औसत विभव के बराबर होता है, वही औसत विभव, औसत विभव के बराबर हो। और किया गया कार्य आवेश क्या था? Q था, और विभव कैसे जो 0 से भी हो गया। मैं आपको बता दूं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, औसत निकालने, अगर मैं कह दूं आपसे कि 1, 3, 5 का औसत निकालिए तो क्या करोगे? तीनों संख्या को जोड़ते हो आप लोग, बागे 3 कर देते हो। अगर मैं कहूंगा 1, 2, 4, 6 का औसत निकालिए तो क्या करते हो? सभी संख्या को जोड़ते हो, बागे 4 कर देते हो, जितना संख्या उसके नीचे भाग देते हो आप लोग। यह आपको पता होना चाहिए, बचपन की बातें उस समय की जब आप पढ़ नहीं रहे थे, खेल रहे थे, वो तो मैंने बताया था आपको। इसी तरह से आवेश विभव 0 से 0 भी हो जाता है, 0 से भी होता है, यानी पहले तो आप विभव 0 था, अब भी हो जाता है, बटे 2 कर, ठीक है। 0 से भी होता है, 0 प्लस भी बाई 2 कर देंगे, 0 प्लस भी बाई 2 कर देंगे, तब किया गया कार्य क्या होगा? Q इंटू भी बाई 2 हो जाए। तो किया गया कार्य क्या होगा? Q इंटू भी बाई 2 हो जाएगा, है ना, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, ये सब फालतू की चीजें, ये बचपन की चीजें, कोई देखेगा क्या क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। ये किया गया कार्य है, ये क्या है? ये किया गया कार्य है, लेकिन यही तो संचित ऊर्जा होगा, संचित ऊर्जा होगा, क्योंकि किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा के रूप में सेव होता है। यही तो संचित ऊर्जा होगा, ये किया गया कार्य है और यही संचित ऊर्जा होगा। क्या होगा? संचित ऊर्जा होगा, यही तो संचित ऊर्जा होगा, और यही किया गया कार्य भी है। यही किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में सेव होगा, ये तो किया गया कार्य है जो कि संचित ऊर्जा होगा। क्यों भाई? हाँ, यही कार्य होगा संचित ऊर्जा, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, उल्टा कर दिए, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू Q E बाई 2। लेकिन सर आपने तो हाफ सी भी स्क्वायर बताया था, ये क्या लिखा दिया आपने? Q भी नहीं भाई,
क्यू बी नहीं लिखवाया हूं, अभी हाफ सी बी स्क्वायर आ जाएगा, टेंशन ना लो। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान भी होता है। सी इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, भी होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं, हम जानते हैं भाई। आप जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। हम तो जानते हैं, ये हम लिख रहे हैं कि हम जानते हैं। आप जानते हो तो आप भी लिख देना, आप जानते हो तो आप भी लिख देना, आप जानते हो तो आप भी लिख देना, सी इज इक्वल टू क्यू अपान भी। जानते हो तो लिख देना। तो यहां से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी हो जाए। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बताओ, u इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, q, q के यहाँ पे सी भी इंटू भी अपान 2 हो जाएगा। u इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू सी भी स्क्वायर बाई 2, यानी u का मान कितना आ जाएगा, ये w को उठाओ यार, एक ही लोगों के बराबर करो। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, हाफ सी भी स्क्वायर। ठीक है, आया, प्रूफ हो गया। हम तो जानते थे इसलिए मैंने लिख के प्रूफ कर दिया, और हमें यही प्रूफ करना। 2 हो गया भाई, कुछ नहीं करना था, बस इतना जानना था कि समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है, स्थित ऊर्जा जो होता है, वो किया गया कार्य ही संचित होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग क्लास में, ये बात हमने पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये बात हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। क्यों, नोट कर लो। नोट क्या करना सर, पीडीएफ तो मिल ही जाता है ऐप पे, नोट क्यों करूं, यही कर रहे हो ना मन मन, मत करो भाई, आपकी मर्जी। हो गया भाई, आगे चले, एक और डेरिवेशन करते हैं, अगला डेरिवेशन की ओर चले। तो हो गया ना आप लोगों को, आप लोगों का ये हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। क्या है, किसी संधारित्र के कारण संचित ऊर्जा घनत्व का मान हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत आसान है, ऊर्जा घनत्व ये शब्द लिखा हुआ है, ध्यान देना सभी लोग, ऊर्जा घनत्व शब्द लिखा है, इससे यह बहुत आसान हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है इस घनत्व से। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन। आप लोग जानते हो है? देखो भाई, आप लोग कक्षा शिशु में पढ़े थे कि घनत्व, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, ये पढ़े थे ना। लेकिन यहां पे ऊर्जा घनत्व, तो यहां पे चेंज कर देंगे। अगर ऊर्जा घनत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व अगर पूछेगा तो ऊर्जा यहां पे लिख देंगे ऊर्जा, और यहां पे लिख देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान नहीं रहेगा, द्रव्यमान नहीं रहेगा, है ना। आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा हो जाएगी, है ना, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा हो जाएगी, ऊर्जा, है ना। अब नीचे आयतन नहीं रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आयतन नहीं रहेगा, नीचे क्या होगा, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच घेरा गया आयतन होगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच घिरा हुआ आयतन, संधारित्र के प्लेटों के मध्य घिरा आयतन, बस ये हो जाएगा। अब भी तो आपने पढ़ा कि आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी होती है, बस घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा अपान संधारित्र के प्लेटों के मध्य घिरा आयतन। अभी तो आपने पढ़ा, अभी तो आपने पढ़ा कि ऊर्जा घनत्व की, तो ऊर्जा घनत्व
ऊर्जा घनत्व, जिसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा कितनी होती है भाई, हाफ CV स्क्वायर होता, अपान अपान समांतर प्लेट संधारित्र के बीच घिरा हुआ आयतन। आयतन क्या होता है बताओ, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच घिरा हुआ आयतन क्या होगा बताओ, आयतन क्या होगा। देखो भाई, देखो भाई, ये बताओ क्या होगा आयतन, किसी एक घन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये घन है ना? घन का आयतन क्या होता है, बताओ? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, राइट। और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं बी से, इसे क्या लिखते हैं, इसे ए से ए इंटू एच लिख देते हैं। इसी तरह समांतर प्लेट संधारित्र का जो आयतन होता है, ये होता है ए इंटू डी होता है। सर जी ए क्या है, ए क्या है, ए है आपके आयतन क्या होगा, ए क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, डी उनके प्लेटों के बीच की दूरी है। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। और डी जो है ना, प्लेटों, ठीक है, प्लेटों के मध्य की दूरी है, प्लेटों के मध्य की दूरी है। ए क्या, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, डी क्या, प्लेटों के मध्य की दूरी, है ना, है ना, प्लेटों के मध्य की दूरी ये हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दो, ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 1/2 अब तो CV स्क्वायर अपान A इंटू डी हो जाएगा। एक चीज जानते हो आप लोग, हम तो जानते हैं, पता ना आप जानते हो कि नहीं जानते हो, कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू अपसालन नॉट A अपान डी होता, ये हम जानते हैं, हम लिख के देंगे, हम लिखेंगे भाई, हम ये बात लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू अपसालन नॉट A अपान डी होता, अपसालन नॉट A अपान डी होता ना, अपसालन नॉट A अपान डी होता है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नॉट C, अपसालन नॉट A अपान डी और V स्क्वायर अपान A इंटू डी हो जाएगा, A इंटू डी हो जाएगा। हमने क्या किया, C का वैल्यू यहां पे रख दिया भाई, हमने क्या किया, C का वैल्यू यहां पे रख दिया। ये क्या है, एक तरह से आयतन है, ठीक है। C का वैल्यू हमने अपसालन नॉट A अपान डी वहां पे रख दिया। तो अब क्या होगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नॉट A डी स्क्वायर अपान A डी स्क्वायर हो जाए, डी स्क्वायर हो जाए। अब ध्यान देना, यहाँ पे A से A कट जाएगा, ठीक है ना। अब U इज इक्वल टू क्या बचेगा, बहुत आसान है, एकदम होने जा रहा है। देखो U इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, 1/2 अपसालन नॉट V स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। अच्छा जी, कौन कौन जानता है कि वैद्युत ऊर्जा, हम जानते हैं, हम तो जानते हैं क्योंकि हम ही ने पढ़ाया था। तो आप नहीं जानने हुए तो क्या जानोगे, कि वैद्युत ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान डी होता है। मैंने बताया था वैद्युत ऊर्जा और D के बीच घनत्व ना, यहां से V का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। ये वैल्यू V के स्थान पे रखने पर, इसको मानो समीकरण नंबर 1, तो लिखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा बताओ, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपसालन नॉट E इंटू डी का स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी, ये हो जाएगा। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास में, कि ये डी डी से कट जाएगा और बचेगा आपका जो फार्मूला, वही जो प्रूफ करना था, u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचेगा, हेंस प्रूफ। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? बताओ भाई, आ गया समझ में? अगर इतना आ गया समझ में तो इसे नोट करो, और एक डेरिवेशन और बचा, उसे भी कंप्लीट कर देते हैं, फिर गंगा नहा लेंगे। क्या किया हमने? एप्सिलॉन नॉट 1/2 सी भी स्क्वायर किया, एडी क्या है? क्षेत्रफल है। अब भाई सी इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, जो कि इसमें रख दिया सी के स्थान पे वैल्यू, कट पिट गया, यहाँ पे आ गया हम लोग। अब भी इज इक्वल टू ईडी, यहाँ पे रख दिया, कट पिट गया, ये हो गया, हो गया। हाँ? आसान है कि नहीं आसान है? अब कुछ लोग करें सर इसको होमवर्क दे दो, लेकिन मुझे पता है कितना तुम लोग होमवर्क करोगे, करावत ना तो मुझे ही पड़ेगा। अब बहुत आसान है यार, कर लेते हैं इसे भी। हो गया। डी स्क्वायर कैसे होगा? सीधी सी बात है भाई, कहा गया? ये देखो, ये डी और ये डी, ध्यान दो भाई, ये डी स्क्वायर कैसे होगा? एक लोग का प्रश्न है, डी स्क्वायर कैसे होगा? ये डी और ये डी गुड़ा होगा, ये तो ए से ए कट जाएगा, लेकिन ये डी और ये डी गुड़ा होकर डी स्क्वायर। ये ऐसे होगा। एक और बचा, इसको भी करवा देते हैं, फिर झंझट खत्म कर देते हैं ना, करवा के झंझट खत्म कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है, एक और बचा, इसको करवा देते हैं ना। मैंने बता दिया भाई, डी और डी, डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भाई। देखो भाई, भी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर और डी स्क्वायर ये भी हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। हो गया क्लियर? होमवर्क तो नहीं देंगे, क्योंकि आप कराना तो मेरे को ही पड़ेगा। हम्म, हो गया।
कराई देते हैं। चलो आओ, चलो ये बताओ मुझे, पहले इसका जवाब बताओ कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र को कैसे बढ़ाया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, संधारित्र की धारिता को, धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, ये दो क्वेश्चन है। बताओ। कुछ नहीं करना है। देखो हम लोग पहले, सबसे पहले इसको लगाने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। ये है समांतर प्लेट, बहुत लास्ट बचा हुआ, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये है समांतर प्लेट, है ना। ये क्या है, समांतर प्लेट। ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इस समांतर प्लेट संधारित्र में ना, एक प्लेट P1 है, एक P2 है। इस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इस पे आवेश मान लो प्लस 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 प्लस, इस पे ऊर्जा आवेश का मान माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है, आवेश ये माइनस है। और इनके मध्य की दूरी जो है डी है, इनके मध्य की दूरी डी है ना। अगर हम आपसे पूछें कि ये दो समांतर प्लेट है, इन प्लेटों के कारण इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान कोई बता सकता है क्या? चैप्टर 1 में बताया था मैं। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में यहां पे बिंदु ई है, और ई बिंदु पे, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मध्य में स्थित है, कितना होगा? अरे भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बढ़िया से पढ़कर आप सभी लोग ध्यान देना, इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं, इस गोले के कारण वैद्युत धारिता का मान होता है। हम्म, बताओ। बिल्कुल, जिसका जवाब आ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सजी होगा आ, आ, क्या, समांतर समांतर संधारित्र की मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E इक्वल टू क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E इज इक्वल टू 0 बता रहे हैं, सिग्मा अपान अपसालन। भाई साहब प्लेटों के मध्य की मैंने निकाल के दिखाया था। हाँ, सिग्मा अपान अपसालन नॉट, बहुत बढ़िया। क्यों, अब हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, क्यू अपान अपसालन नॉट ए लिख सकते हैं। क्यू अपान अपसालन नॉट ए लिख सकते हैं, क्यू अपान अपसालन नॉट ए लिख सकते हैं। अब ये प्रूफ हो गया। अब आप लोगों को पूछा जा रहा है इसके मध्य वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत विभव का मान क्या होगा ना। तो वैद्युत धारिता का मान पूछा जाता है। तो धारिता C इक्वल टू लिखना है यहाँ पे,
धारिता धारिता इज इक्वल टू क्या होता है, अपसा क्या होता है, Q अपान भी होता है, Q अपान भी होता है। और अभी हमने पढ़ा कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, जानते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव V इज इक्वल टू ई इंटू एक मिनट वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है, आप लोग जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान डी होता है। V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, आज और अभी हमने पढ़ा। ये आज और अभी हमने पढ़ा अभी अभी। अब आगे देखिए हम लोग ये वैल्यू यहां पे रखेंगे हम लोग, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाए, Q अपान ई इंटू डी हो जाए, है ना। ये वैल्यू यहां पे रखेंगे, C इज इक्वल टू Q अपान ई इंटू डी हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं होगा। तो धारिता C इज इक्वल टू Q अपान ई इंटू डी हो जाए। अब देखो E का वैल्यू क्या है, यहाँ पे E का वैल्यू क्या, Q अपान अपसालन नॉट A है। यहाँ पे C इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपान अपसालन नॉट A इंटू डी हो जाए। अब कुछ नहीं करना है, आपका प्रूफ हो गया। देखो ये Q से Q कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपसालन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो अपसालन नॉट A अपान डी इज इक्वल टू C हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, मुझे फिर से बताओ। मैं कहूँगा ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, है ना। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 मानो। देखो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने इज इक्वल टू Q अपान E का वैल्यू क्या है, Q अपान अपसालन नॉट A इंटू डी। बताओ, अब देखो ये Q से Q कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, अपसालन नॉट A अपान डी, ये बचेगा। ये प्रूफ हो गया, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपान अपसालन नॉट होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A होता है, जो कि मैंने Q अपान A लिखा। धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V होता है, जो कि आपको पता है। अरे वो E इज इक्वल टू हमेशा थोड़ी यूज करेंगे, के पी अपान आर क्यूब, हर जगह E का वैल्यू अलग होता है। और यहां से E का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, अपसालन नॉट A अपान डी वैल्यू आ गया। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताओ मुझे, ठीक है मैं फिर से बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताता हूं, इन सभी को डिलीट करके फिर से बताता हूं। चलो इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। चलो फिर से लिखते, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में भी का मान रखने, समीकरण नंबर 2 में भी का मान रखेंगे, भी का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान अपसालन नॉट डी, क्या हो जाएगा, अपसालन सॉरी E इंटू डी हो जाएगा। अब देखो भाई, समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने, समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर, 1 से मतलब कि 1 से E, E है, 1 से E का मान रखेंगे यहाँ पे, C इज इक्वल टू Q अपान
अब ये ई का मान रखोगे, यहाँ पे क्या होगा, ई का मान क्यू अपान अपसालन नॉट ए रख दो, ई का मान क्यू अपान अपसालन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, अब देखो भाई इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये क्यू से क्यू कट जाएगा। अब हम लोग अगर क्यू से क्यू कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपान डी अपान अपसालन नॉट बचेगा, अपसालन नॉट ए बचेगा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करोगे, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, अपसालन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। ये वैद्युत धारिता का मान हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। कितना आसानी से हो जाएगा, है ना, कितना आसानी से, है ना। ई क्या है, ई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भाई साहब, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र है आपका। इस तरह से चारों के चारों डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर दिया ना। ये भी आसान डेरिवेशन था, ये आसान डेरिवेशन था, कुछ नहीं करना था इसमें, बस ई इज इक्वल, ये आप लोग भूल गए होंगे, ई इज इक्वल टू, ये पॉइंट आप लोग भूल गए होंगे, मुझे पूरा पता है, यकीन से मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों ने भूल गया होगा, जो कि चैप्टर 1 में बताया था, ई इज इक्वल टू अपसालन नॉट ए सिग्मा अपान अपसालन नॉट, और सिग्मा का वैल्यू क्यू अपान ए होता है, हमने यहाँ पे रख दिया, है ना। रखने के बाद सी इज इक्वल टू क्यू अपान भी, यहाँ पे भी इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी करके सीधे सीधे ई इंटू डी, ये ई के यहाँ पे क्यू अपान अपसालन नॉट ए लिख दिया, क्यू से क्यू कट गया, 1 अपान डी अपसालन नॉट, और डी को ऊपर ले आके इस तरह से प्रूव कर दिया हम लोग। जीत गए आज हम, और ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 ही डेरिवेशन था चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 के सभी डेरिवेशन लेट। ठीक है, अगर आपके एग्जाम हो, अगर आपको तैयार करना है तो इन्हीं डेरिवेशन को तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूं, बुक वगैरह में बहुत कठिन कठिन तरीके से लिखा हुआ है, जाके देख लेना सभी। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण, और ये जो है दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है भाई, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर, बड़ी बात है ना। ये आप लोगों ने चुटकी में कंप्लीट कर दिया, कितना मजा आ रहा है पढ़कर, है ना। चलिए भाई, है कि नहीं, कितना मजा आ रहा है पढ़कर। ठीक है, तो इस तरह से ये तो कंप्लीट हुआ, और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको एक डेडिकेटेड तरीके से मेरे साथ पूरी डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी, एक छोटी सी फीस में आपको ये शिखर बैच मिल रहा, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो। आप अगर इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। सर कैसे, क्यों, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है पूरी तरीके से लाइव, लाइव क्लासेज होती हैं, डेली लाइव क्लासेज होती है। और लाइव क्लास में अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप वैसे तो पूछ सकते हो कमेंट में करके, इसके अलावा टेलीकॉलिंग के जरिए डाउट भी पूछ सकते हो, उसके अलावा यहाँ पर लाइव डाउट क्लास भी होता है आप लोगों का। ऑनलाइन टेस्ट होता है सैटरडे के दिन, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, बेहतरीन हो सके। टेस्ट देने से क्या होता है, अंदर का डर बाहर निकलता है, और बढ़िया से आपकी तैयारी होती है, आपको पता चलता है कि हाँ हजारों बच्चों में मेरा स्थान क्या है। और स्टडी मटेरियल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने कहा ना कोई बुक लेने की जरूरत, इसमें चैप्टर वाइज आपको बेहतरीन क्वालिटी का बुकलेट दिया जा रहा है। आप समझ लेना, कोई भी बुक ले लो मार्केट से, इस टाइप का बुकलेट कहीं पे नहीं मिलेगा। इस टाइप से मेहनत के साथ में आसान भाषा में, एकदम आसान लैंग्वेज में इसमें लिखा, आप इसे देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में शिखर बैच आपको मिल रहा है। एग्जाम के टाइम में मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी इसमें कराए जाएंगे, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कैसे ज्वाइन करना है ये तो बता दो, आप सिंपल है, अगर आपको देखना है, ज्वाइन करने की बात अलग है,
केवल देखना है तो आप लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो फ्री है, डेमो के रूप में है, आप उसे देख लीजिएगा। या फिर ये नंबर है नीचे 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी ज्वाइन करना है इस पे कॉल करो, जानकारी लो। एक बार में कॉल रिसीव नहीं होता, 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कर लेना कॉल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।